हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 10th इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव सीरीज को शुरू कर दिया है और उसका सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल सकता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जितने भी इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अति लघु लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करने के साथ ही साथ आपको वीडियो के लास्ट देखते देखते आपको सब याद हो जाएगा। आपको अच्छा पकड़ बन जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद की। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा मार्क्स स्कोर होता है ये चैप्टर से। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑलरेडी डाला गया है वीडियो, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो पहला सवाल देखते हैं, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे फ्रेंड्स, इसको देखना। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति दो हुई है, एक 1830 में हुई है, एक 1848 में हुई है। तो अभी पूछ रहा 1848 का, तो 1848 को पहले हम डील करते हैं। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो मध्यम वर्ग का शासन पर असीम प्रभाव। तो मध्यम वर्ग जो था उसका शासन पे क्या था? बहुत ज़्यादा प्रभाव था। समाजवाद का प्रसार हो रहा था। गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध किया जा रहा था और लुई फिलिप की नीतियों का क्या किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था, जो कि फ्रांस का क्या था? एक शासक था। तो ये क्या थे? कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो इतना भी आप लिख देंगे तो सफिशियंट है। इसके अलावा भी अगर आप जोड़ना चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विरोध को ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर क्या कर दिया? दबा दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका रही, किस तरह से उसने वहाँ के जो आंदोलन भड़क रहा था उसको क्या कर दिया? उसको दबा दिया। अगला सवाल देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? ये सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेरोरा, बोलोना और मेडोना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना कर दी। इसे ट्रांसपर्निका गणतंत्र कहा गया। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, छोटे छोटे जो राज्य टुकड़े में टूटा हुआ था उन सबको मिलाकर यूनाइट करके एक देश बना दिया, एक राष्ट्र बना दिया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहायक हुआ राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में। उसने क्या कर दिया? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा कर दिया, लोगों को एक करके, यूनाइट करके। अगला सवाल है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों को अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन के से तंग आकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई। इस तरह से सब लोग क्या हो गए थे? गैरीबाल्डी के समर्थक बन गए थे, क्योंकि वो बुर्बो राजवंश के नेता से क्या थे? बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसके आगे देखेंगे फिर, गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमानुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबुल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाके विक्टर एमानुअल को सौंप दिए। विक्टर एमानुअल जो वहाँ का क्या था फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री था। सॉरी, वहाँ का क्या था फ्रेंड्स? शासक था। और प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबुर था। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सर्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5, ये शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो जनवरी 1830 में विलियम प्रथम पर्शिया का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों को
एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। अगर वो सहयोग न करता तो बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या है, तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, इटली के एकीकरण में मेजनी, कावुर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो मेजनी, कावुर का योगदान, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेटरनिक युग के पतन के बाद भिन्न परिस्थिति में इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ, उसका योगदान निम्न है। तो इस तरह से उसका योगदान रहा मेजनी का। देखते हैं क्या है। उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था तथा कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता, जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। अगर कहें दूसरे शब्दों में तो पैगंबर। गैरिबाल्डी के योगदान, तो यहाँ तक हो गया। अब कावुर का योगदान देखते हैं। तो गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक नव युवकों का संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने सारे जीते हुए इलाके को विक्टर एम्मानुएल को सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। पिडमाउंट सर्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने देखा 2 फ्रेंड्स, सबसे ऊपर मेजनी को देखा, फिर गैरिबाल्डी को देखा। अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, ये है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो जर्मनी के एकीकरण में मतलब जर्मनी के हीरो बिस्मार्क की क्या भूमिका थी उसका वर्णन करना है। तो 1848 ईस्वी को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रत्ययनों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था और इस कार्य को पूरा किया किसने, तो बिस्मार्क ने किया। आगे देखते हैं। तो जनवरी 1830 में विलियम प्रथम पर्सा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पूछता है फ्रेंड्स, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त कर ली। तो इस तरह बिस्मार्क ने क्या किया फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण कर दिया अपनी राजनीति से। अगला सवाल है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। क्या क्या कारण है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम। पहला कारण यूरोप में पुनर्जागरण, तो ये यहाँ पे पहला है यूरोप में पुनर्जागरण। तो आगे देखेंगे इसका क्या है। पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। अगला पॉइंट है फ्रांस की राज्य क्रांति। इसने राजनीतिक को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। अगला सवाल है, अगला पॉइंट हमारे पास तीसरा पॉइंट, नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। और इसके आगे देखें तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 1814 से 15 में एकत्र हुई। उनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिन्हें नेपोलियन के युद्धों और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया था।
तो इस तरह से यहाँ पे तीसरा सवाल कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और कारणों के प्रभाव की चर्चा की हमने। अब चौथा सवाल है हमारा यहाँ पे, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देना है। तो चार्ल्स टेन एक निरंकुश, चार्ल्स दशम है, चार्ल्स टेन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिग्निक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलिग्निक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उससे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके बाद उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स टेन ने इस विरोध का प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया और आर्लियंस वंश की लुई फिलिप को सत्ता प्राप्त हुई। ये प्राप्त लिखा हुआ यहाँ पे, प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का फ्रेंड्स। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देना है। थोड़ा सा इसका पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है इसका पृष्ठभूमि। तो पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का विचार बहुत तरह से व्यापक हो चुका था। सब लोग चाहते थे कि वो स्वतंत्र हो जाए। उसी में एक देश कौन था? यूनान था। तो वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया। तो उसी का संक्षिप्त विवरण देना है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करना चाहता था। आंदोलन चलाए जाने लगे। यूनान सारी यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिकों अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। उधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में स्थिति तब विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया, परंतु वह मेटरनिक के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुए तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स टेन भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तीनों देशों की सेना निवारणों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई। कहने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि यूनान में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, वो आज़ाद होना चाहते थे। इसके ऊपर किसका अधिकार था? तुर्की का अधिकार था। तो लोग चाहते थे कि तुर्की का अधिकार इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए। इसके सपोर्ट में रशिया आया, फ्रांस आया और ब्रिटेन आया। इन तीनों ने संयुक्त कार्रवाई की और यूनान के लोगों को आज़ाद कराने में बहुत पूर्ण योगदान दिया, कंप्लीट योगदान दिया। फाइनली तुर्की की सेना हार जाती है और 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता यूनान में स्वायत्तता देने की बात हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बात को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा से स्वतंत्र बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। तो इस तरह से यूनान क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है फ्रेंड्स। और आज़ाद करके 1832 में उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है और ओटो को वहाँ का एक राजा घोषित किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखा, शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखा, लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखा। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको जल्दी बता के आपको नोट्स लिखाना पड़ा फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।